की राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे दिलचस्प अखाड़ा अब पूरी तरह से सज चुका है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की बेहद चर्चित और पूरी तरह से शहरी पहचान रखने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की उल्टी गिनती पूरी हो चुकी है। तैयारियां पुख्ता हैं। 422 पोलिंग बूथों पर 3,79,000 से ज्यादा मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां मैदान में हैं। 200 मीटर के दायरे में धारा 144 जैसा कड़ा पहरा है और 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए हर बूथ पर डबल ईवीएम मशीनें लगाई जा रही। लेकिन असली सवाल चुनावी तैयारी का नहीं, राजनीतिक समीकरणों का है। बांकीपुर, जिसे अब तक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला माना जाता रहा है, जहां व्यापारियों, मध्य वर्ग और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले लाखों युवाओं की बहुलता है, क्या वहां इस बार कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है या फिर बीते 31 सालों से इस सीट पर अब तक जो होता आया है वही होने जा रहा है? बीजेपी वही करिश्मा दोहराएगी? बीजेपी अपने पुराने किले को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। आरजेडी अपने पारंपरिक वोट बैंक और सत्ता विरोधी लहर के सहारे सेंध लगाने की कोशिश में है और इस मुकाबले को और दिलचस्प, रोमांचक बना रहे हैं प्रशांत किशोर, जो रोजगार और बदलाव का नारा लेकर मैदान में उतरे हैं। लेकिन खास ख्याल करने वाली बात यह है कि बांकीपुर में 1,10,000 से ज्यादा मतदाता युवा है, यानी जेन जी, और यही मतदाता साइलेंट वोटर यानी कि महिला मतदाता के साथ मिलकर 25 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, अब की बार बांकीपुर किसका? 31 साल से इस सीट पर जीतती आ रही बीजेपी का, या अब तक इस सीट को कभी ना जीत पाने वाली आरजेडी का, या पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर का? सवाल नंबर 2, बांकीपुर में कौन सा मुद्दा चलेगा? बीजेपी के विकास का या आरजेडी और जनसुराज के बदलाव का? सवाल नंबर 3, 1.25 लाख जेनजी किसे वोट करेंगे? किसके भाग्य का फैसला करेंगे? सवाल नंबर 4, आधी आबादी यानी महिला मतदाता किसकी भाग्य विधाता? इस बार किसे वोट करने जा रही है महिलाएं? और सवाल नंबर 5, बांकीपुर का बाजीगर आखिरकार कौन साबित होगा 3 तारीख को, 3 अगस्त को? आज की बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे। सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार के एकमात्र सीट बांकीपुर के लिए हो रहे उपचुनाव की आखिरी घड़ी आ गई है। 30 जुलाई सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो शाम के 5 बजे तक चलेगी। इसकी पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से कर ली गई है। मतदान वाले बूथों तक ईवीएम डिस्पैच किए जा चुके हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए वेबकास्टिंग और सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई है। अब मतदान केंद्र पहुंचेंगे, कल का तैयारी जो भी है हम लोग करेंगे। हाँ, क्या बूथ पर जाकर क्या कुछ निरीक्षण करना है? आपसे क्या करना है, बूथ पर जो इंस्ट्रक्शन मिला है वो हम लोग निरीक्षण करेंगे और उसके अनुसार अपना बूथ को हम लोग अरेंज करेंगे। सभी पार्टियों के नेताओं ने पूरा जोर लगाया, पसीने बहाए, खूब रोड शो किए गए, पर किसकी उम्मीदवारी में कितना दम है, किसके प्रचार की धार दूसरे पर भारी पड़ने वाली है, ये तो ईवीएम में कैद मत ही बताएंगे। वैसे बांकीपुर में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और विपक्षी आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज यानी जेएसपी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच है। तीनों उम्मीदवारों ने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बांकीपुर के 3,79,402 मतदाता कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान के बाद नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। वोटों की गिनती पटना के एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उपचुनाव भले ही एक सीट पर हो रहा हो, पर इसे तीनों प्रमुख दल अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। सभी की जुबान पर एक ही सवाल है, बांकीपुर का बाजीगर कौन? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बांकीपुर की जंग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाइएगा। बांकीपुर का जो रण है वो कल वहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। कल सुबह कितने बजे से यह वोटिंग शुरू होगी उसको भी जरा समझ लीजिएगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। निर्वाचन आयोग की तैयारियां इसमें पूरी हैं।
422 मतदान केंद्रों पर यह वोटिंग होगी। 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग होने जा रही है और 25 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यहां पर मतदान होंगे। 3,79,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। 25 प्रत्याशियों की जो किस्मत है उनके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। अब जरा आइए सुरक्षा के इंतजाम किस तरह के हैं वो देख लीजिए। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां यहां पर तैनात कर दी गई हैं और 9 फ्लाइंग स्क्वाड, 18 स्टैटिक सर्विलांस की टीम तैनात की गई है। 6 वीडियो सर्विलांस टीमें तैनात की गई हैं। 3 वीडियो विंग टीम तैनात की गई है ताकि अगर कोई किसी तरह की अभद्रता करता है, चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करता है, मतदान में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो उसका सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड यहां पर रखा जाएगा। 42 सेक्टर पदाधिकारियों जो चुनाव में ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नगर निगम के 1266 कर्मचारियों की तैनाती की गई है और पटना डीएम ने निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने का यह ऐलान किया है, निर्देश दिए हैं। अब आते हैं संख्या बल क्या कहता है। महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। बांकीपुर विधानसभा संख्या है जो 182, उसमें क्या है कुल मतदाता 3,79,000 से ज्यादा। युवा मतदाता कितने हैं? युवा मतदाताओं का पूरा खेल है, यह है 1,10,000 से ज्यादा। कुल मतदान केंद्र 422 बनाए गए हैं। कुल उम्मीदवार 25 हैं और सुरक्षा बल 14 कंपनियां यहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी गई है। अब अगले ग्राफिक्स की ओर चलते हैं, वहां पर आपको समझ में आएगा कि जो वोटर प्रोफाइल है वो क्या है। यह पूरी तरह से शहरी सीट है, पूरी तरह से शहरी 100% शहरी सीट है। यहां पर मुख्य वर्ग जो है वो छात्र हैं, कोचिंग संस्थान है, व्यापारी, मध्य वर्ग और निजी कर्मचारी, यह मुख्य वर्ग यहां का माना जाता है। और निर्णायक भूमिका में कौन रहता है? युवा और मध्य वर्ग यहां पर निर्णायक भूमिका में रहता है। अब आते हैं अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ आज जो चर्चा करेंगे वो कौन कौन मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। बीजेपी से मेरे साथ प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं और आरजेडी से चितरंजन गगन जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से नवल शर्मा जी जुड़ रहे हैं और इसके अलावा जनसुराज से सोनाली आनंद जी जुड़ रही हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता के साथ प्रेम रंजन पटेल जी, कल के लिए कितना विश्वास? बांकीपुर की जनता पर और बांकीपुर की जनता को जो सम्मान मिला है, यह नितिन नवीन जी का सीट था। लंबे समय तक नितिन नवीन जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, विधायक के तौर पे, मंत्री के तौर पे। और अब नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। वो राज्यसभा में गए, इसके कारण जो है ये सीट खाली हुई है। तो इतना बड़ा सम्मान इस बांकीपुर को मिला है। ये बांकीपुर की जनता, बांकीपुर के मतदाता उस सम्मान के लिए कि नितिन नवीन जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं, उस सम्मान को जो है पूरी तरह से सम्मान के तौर पर देख रही है कि इतना बड़ा सम्मान, ये बिहार का सम्मान है, ये पटना का सम्मान है, बांकीपुर का जो मेन फैक्टर, जैसा मैंने अपने ग्राफिक्स में भी समझाया, 1,10,000 से ज्यादा युवा वोटर हैं और आधी आबादी तो है ही जो मेन फैक्टर रहने वाली है। युवा वोटरों में आपकी कितनी पकड़, महिला मतदाता आपके साथ कितनी, इस पर जीत तय होगी। आवाज दीजिएगा। देखिए, सभी वर्गों का जी, जो सभी वर्गों का जो भी तबका है, चाहे महिला हो, युवा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कमजोर वर्ग के हो, सामान्य वर्ग के हो, सब लोगों का साथ सब दिन मिलता रहा है। हर प्रकार के लोगों का, मतदाताओं का। नितिन नवीन जी जब भी चुनाव जीते हैं तो हर बार उनका जो है अंतर बढ़ता चला गया है। हर चुनाव में पिछली बार 41% वहां जो है वोटिंग हुए थे और जो वोट पोल हुआ था उसमें से लगभग जो है 70% इनको मिला था, नितिन नवीन जी को मिला था 63%। तो इसलिए जितने पोलिंग हो गए ये सारे जो है अब तो सबसे बड़ा बात है कि बांकीपुर को इतना बड़ा सम्मान मिला है। उस सम्मान की दृष्टि से जो है हर वर्ग के, हर तबके के लोग
वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और खास कर करके बिहार में हमारी सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार, जिसका नेतृत्व लगातार लंबे समय तक नीतीश कुमार जी करते रहे और अब सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। तो सरकार में जो विकास के कार्य हुए हैं, उस विकास का जो है आपको बांकीपुर में भी झलक दिखाई पड़ जाएगा। एक एक समस्याओं का क्या स्थितियां रहती थी, सड़क का, वहां के जो है नालों का स्थिति, और जितना काम हुआ है यह अभूतपूर्व, कभी सोचा नहीं गया था। कई सारे नालों का जो है पाट करके उसको सड़क बनाने का काम, और आप देख रहे हैं कि गंगा के किनारे जिस प्रकार से मेरीन ड्राइव बनाया गया, कई प्रकार का, एक नहीं मैं सैकड़ों जो है ऐसे विकास के कार्यों का जो है गिनती कर सकता हूं कि जो इस इलाके में, इस क्षेत्र में, खास करके बांकीपुर के क्षेत्र में काम किए गए हैं। और नितिन नवीन जी तो नगर विकास मंत्री रहे हैं, नगर विकास मंत्री के तौर पे भी जो है खास कर करके बांकीपुर में एक एक सड़कों, एक एक गलियों को उन्होंने ठीक करने का, दुरुस्त करने का काम किया, उनकी समस्याओं को दूर करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन जी लोगों से हिले मिले हुए थे, लोगों के बहुत नजदीक थे, एक एक घर का लोग जो है समझता था कि हमारे घर का, परिवार का वो सदस्य है। तो उनके सम्मान में जो इतना बड़ा उनको दायित्व मिला है, उस सम्मान में और बिहार की सरकार का जो विकास का कार्य हो रहा है, उस पर जो है पूरी मजबूती के साथ मुहर लगाने के लिए बांकीपुर की जनता जितना वोट पोल होगा, उसमें से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% एनडीए के उम्मीदवार जो नीरज कुमार सिन्हा है, हमारे उम्मीदवार है, जो सामान्य कार्यकर्ता है, उसके पक्ष में जो है जाने वाला है। ठीक है चितरंजन जी, बीजेपी तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बांकीपुर को लेकर। प्रेमरंजन जी जो कह रहे थे, इसमें आपने देखा कि वोट मांगने का एकमात्र आधार इनका यही है कि नितिन नवीन जी को सम्मान मिला पार्टी की ओर से, इसलिए बांकीपुर की जनता, जहां के वे विधायक थे, वहां की जनता उनके पार्टी को वोट दे। यही सवाल है कि आपको सम्मान मिला, लेकिन आपके दिल में क्या सम्मान है? भाजपा के नजरों में बांकीपुर की जनता का क्या सम्मान है कि इन्होंने कहा कि मैं कुत्ता बिलाई किसी को भी टिकट दे दूंगा, वह जीत जाएगा। लेकिन स्थिति यह हो गई कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर कैंप करना पड़ा, डोर टू डोर घूमना पड़ा। भारत सरकार के मंत्री, सारे एमपी, बिहार सरकार के सारे मंत्री, विधायक, सारे लोगों को लगाया गया, दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाया गया। और तो और नीतीश जी को जिस रूप में उनका एक वीडियो कल प्रसारित किया गया, मैंने देखकर इतना हम लोग मर्माहत हो रहे थे। नीतीश जी का जो वीडियो दिखाया गया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। भाजपा को अनुमान हो गया है कि हार रहा ही नहीं है, बुरा तरीका से हारने जा रहा है। अभी आपने बताया कि यहाँ पर जो है सो सबसे ज्यादा 1,10,000 या 25,000 के लगभग जो नौजवानों का वोट है। तो आप देख रहे हैं जिस ढंग से उनके साथ व्यवहार किया गया, जिस ढंग से बेरोजगारी के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर, परीक्षा में जो कदाचार और धांधली और पेपर लीक का सवाल पर जो एक उफान पूरे हिंदुस्तान में उठा है, बिहार में भी जिस ढंग से उसका प्रतिक्रिया देखा गया, जिस ढंग से ब्रूटली उनको पीटा गया, माने AK-47 से उन पर हमला किया गया, पैलेट गैंग चलाया गया। तो इस ढंग से महिलाओं के बारे में, महिलाओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर है। और महिलाओं के बारे में भाजपा के नेता कंगना रनावत क्या बोल रही है कि जो सो गटर जनरेशन, तो ये सारी चीजें हैं। और विकास के नाम पर अभी इन्होंने जो बनाया है वही रट रहे हैं, तो उस पर लोग चलने में डर रहा है। महिला तो सारी जनरेशन की है ना, महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा पहले का जो प्रमाण रहा है कि जिस ढंग से सड़कों की स्थिति, पुलों की स्थिति जो बनने के बाद इसी क्षेत्र में पड़ता है, बाबू टावर बना है, उसके बाद में देखिए उसकी क्या हालत है, टपक रहा है। माने इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजद शासन काल के समय में लालू जी ने जो रैन बसेरों का निर्माण करवाया था, आज वह किस अवस्था में है। गरीबों के लिए, भवनहीन दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो फुटपाथ पर रहते थे, रेलवे लाइन के किनारे रहते थे, उनके लिए जो है सो आवास बनाया गया। वह आपको यारपुर में, लोहानीपुर में, कदम कुआं में कई ऐसे भवन बनाकर उनमें उनको पुनर्वास दिया गया।
और आज उसकी स्थिति क्या है, मेंटेन नहीं लोग कर रहे हैं। लेकिन चित्रंजन जी, कहा कि पटना को बांकीपुर तो सम्राट- आप एक भी बार जीते नहीं। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, पटना अगर को स्मार्ट आपने सिटी बना बांकीपुर रहे के हैं। लोगों के और लिए पटना इतना में काम स्थिति किया, यह है तो फिर कि बांकीपुर हल्की की जनता बारिश ने में भी आज घर से तक निकलना आपको मुश्किल हो एक जा भी रहा बार है। बांकीपुर और में सबसे जिताया बड़ी क्यों नहीं? बात है कि इनका जो अहम है, उस अहम के खिलाफ बांकीपुर की जनता कल वोट देने जा रही है। और यह जो है सो रिजल्ट इनका जस्ट रिवर्स होने जा रहा है। चित्रंजन जी, मेरा सवाल भी तो ले लीजिए बीच में। जितना वोट से जीते थे उतना ही वोट से इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं। अगर बांकीपुर में लालू प्रसाद यादव जी के समय पर इतना कुछ हुआ था, तो आज तक आरजेडी बांकीपुर जीती क्यों नहीं? संतोष जी, आरजेडी पहली बार पिछले चुनाव में लड़ा है, उसके बाद अभी लड़ रही है चुनाव। और जिस ढंग से इनके द्वारा एक जाति विशेष को महिमान्वित किया गया, उसका रिएक्शन देखिए। पहली बार एक वैश्य समुदाय की महिला चुनाव में खड़ी हुई है, जो लोकल है, स्थानीय है। तो बहुत सा फैक्टर है राजद उम्मीदवार को जीतने का। और मैंने कहा ये तो 6 महीने 7 महीने पहले भी कैंडिडेट थी आप ही की। उस समय आप रेखा कुमारी लिखते थे, अब चूंकि रेखा गुप्ता लिख रहे हैं। तो रेखा कुमारी से रेखा गुप्ता लिखने से कैंडिडेट बदली हुई है। आज नौजवानों का आक्रोश, महिलाओं का आक्रोश, आज जो है सो स्थिति बदली हुई है। इनका अहम कि है साहब, हमको कौन हरा सकता है। बांकीपुर की जनता को इतना इन्होंने यह मूल्यांकन किया कि जो है सो किसी को हम टिकट चूंकि आपने नीतीश कुमार जी का जिक्र कर दिया, वैसे तो मैं जन स्वराज की तरफ जा रहा था। चूंकि आपने नीतीश कुमार जी का जिक्र कर दिया, मैं नवल जी की तरफ जा रहा हूं। नवल जी, एक नीतीश कुमार जी का वो वीडियो जिसमें वो अपील कर रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट, एनडीए कैंडिडेट, उनके पक्ष में वोट डालने के लिए, उस पर लगातार विवाद यह है कि वो कल इस डिबेट में आरजेडी की ओर से कहा जा रहा था वो एआई वीडियो है। जन स्वराज लगातार उसको लेकर प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि वो एआई वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है। उसकी हकीकत क्या है और बांकीपुर पर आपका विश्लेषण क्या है? देखिए, पहली बात यह कि जहां तक नीतीश कुमार जी के वीडियो का संबंध है, अगर जिसके आंख में खोट है, चश्मे में खोट है, उसका कोई इलाज नहीं है। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर लोग सवाल उठाते हैं। सारे बिहारवासी, देशवासी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आज भी प्रतिदिन रोज बिहार का भ्रमण करते हैं, विकास योजनाओं का निरीक्षण करते हैं। अब चूंकि हारे को हरिनाम, इनके पास कोई उपाय नहीं बचा। ये लोग चुनाव मैदान में दूर दूर तक प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं। तो नीतीश कुमार जी का जिस तरह ये लोग अपमान कर रहे हैं, उसे बिहार का सारा वर्ग देख रहा है। बिहार की महिलाएं देख रही हैं, बिहार का युवा वर्ग देख रहा है, बिहार का अति पिछड़ा और दलित तबका भी देख रहा है कि ये लोग नीतीश कुमार जी के प्रति कैसा अपमानजनक रवैया अपनाए हुए हैं। खैर, ये राष्ट्रीय जनता दल की सामंतवादी मनोवृत्ति है और जिसका शिकार बिहार लंबे समय तक रहा है। आपने पूछा कि बांकीपुर, आपका विश्लेषण क्या है बांकीपुर पर? देखिए, बांकीपुर में कोई विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। बांकीपुर कोई राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं है, बल्कि बांकीपुर एक परिपक्व विधानसभा है, राजनीतिक समझदारी से भरी हुई विधानसभा है बांकीपुर। और बांकीपुर को ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो उनके बीच का हो, उनके बीच रहे, उनके सुख दुख का सहभागी बने, न कि कोई ऐसा उम्मीदवार बने जो जातिवादी राजनीति का पोषक हो, या कोई ऐसा उम्मीदवार बने जो इतना हाई प्रोफाइल हो कि जीतने के बाद जब बांकीपुर की जनता उनसे मिलने जाए तो पता चले कि साहब अभी दिल्ली में है, बेंगलोर में है, बंबई में है या विदेश में है। दूसरी बात यह कि नीरज कुमार जी जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उसी माटी की, बांकीपुर की माटी की उपज हैं। तो चुनाव जीता जाता है कुछ बुनियादी तथ्यों के आधार पर। सबसे पहली बुनियादी चीज होती है कि उम्मीदवार का व्यक्तित्व, दूसरा होता है संगठन और तीसरा होता है समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज। जन स्वराज के पास न तो कोई संगठन है, न समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई फौज है। यही हाल आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का है, जिसके नेता तेजस्वी यादव जी 2 दिन पहले बिहार की धरती पर उनका पदार्पण हुआ है। अब सोचिए जरा कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की मनोदशा क्या होगी, इनका मनोबल कैसा होगा। तो लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी खुद चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए जनता भी इनको गंभीरता से नहीं ले रही है। एनडीए के उम्मीदवार के साथ सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपके पास एक विकास की विरासत होनी चाहिए। तो बांकीपुर के साथ क्या है कि एनडीए
की गौरवशाली सीट है, नितिन नवीन जी की सीट है, वो एक बात। दूसरी बात यह कि नीरज जी का व्यक्तित्व जमीन से जुड़ा हुआ है, सारे लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। और खास बात यह है कि डबल इंजन की सरकार बांकीपुर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिहार और केंद्र दोनों जगह एनडीए की सरकार है, तो बांकीपुर के लोग बांकीपुर के विकास को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एनडीए उम्मीदवार की जीत के बाद बांकीपुर के विकास को तेज रफ्तार मिले। नितिन नवीन बेशक वहां पर इस बार उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उन्हीं को आगे कर वहां पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, कैंडिडेट का जिक्र भी नहीं है। देखिए, अगर कैंडिडेट का जिक्र नहीं होता तो आप छोटे बच्चे से भी पूछ लीजिए, बांकीपुर के उम्मीदवार का नाम बता देगा। यही तो एनडीए की खासियत है कि एनडीए प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लेती है। एनडीए में ऐसा कभी नहीं होता है कि चुनाव चल रहा हो और पार्टी के शीर्ष नेता यूरोप के भ्रमण पर हो, छुट्टी मना रहे हो। एनडीए का प्रत्येक सीट एनडीए के लिए महत्वपूर्ण सीट होती है और पार्टी के सारे कार्यकर्ता, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, समान रूप से मेहनत करते हैं। सबसे खास बात यह है, एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं कई दिनों से आपके डिबेट को सुन रहा था संतोष जी, मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिएगा जरा। बिहार की जनता पहली बार देख रही है कि 200-500 करोड़ रुपए की आर्थिक संपत्ति वाला व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन का बिहार में नारा दे रहा है। महात्मा गांधी जी ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, फकीर थे और गांधी ने व्यवस्था परिवर्तन कर दिया। लोहिया जैसे वृद्ध व्यक्ति ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, पूरे देश का युवा उनके पीछे लामबंद हो गया। जयप्रकाश नारायण, लोहिया जी के पीछे लोग लामबंद हो गए। लेकिन आज तक कभी किसी ने नहीं सुना कि एक अरबपति व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि प्रशांत किशोर जी की मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे सुलझे व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपनी कमियों और कमजोरियों को ढकने के लिए उनके पास अपने बौद्धिक तर्क हैं। लेकिन आज तक का इतिहास यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का सीधा मतलब है कि बिहार में जंगल राज की पुनर्वापसी, और प्रशांत किशोर जी को वोट देने का मतलब है कि प्रशांत किशोर जी का व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व है जिसमें विश्वसनीयता लेश मात्र भी नहीं है। जेडीयू को 25 सीट आएगी, मैं संन्यास ले लूंगा, राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात है कि कई ऐसे मौके आए जहां प्रशांत किशोर की कथनी और करनी में साफ भेद दिखा। तो राजनीति में किसी भी नेता के कहे हुए बातों का, उसकी विश्वसनीयता का बड़ा महत्व होता है, और प्रशांत किशोर जी की विश्वसनीयता बार बार खंडित हो चुकी है। 2015 में वो बोले कि अब मुझे किसी पद की लालसा नहीं, मैं कोई पद नहीं लूंगा। 2018 में जदयू में शामिल भी हुए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी स्वीकार किया। तो देखिए, सीधी सी बात है कि बांकीपुर की जनता को कोई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार नहीं चाहिए, केवल भाषण देने वाला उम्मीदवार नहीं चाहिए, केवल लफाजी करने वाला उम्मीदवार नहीं चाहिए, जातिवादी राजनीति करने वाला उम्मीदवार नहीं चाहिए। एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो उनके घर का बेटा हो, उनके सुख दुख में उनके साथ रहे, सुख दुख मरनी जीनी सब में उनके साथ कदम ताल करे, जनता के दुख दर्द को समझे और जनता के प्रत्येक कॉल पर उनके लिए उपलब्ध हो। कहीं ऐसा न हो कि व्यक्ति जीत कर जाए और उसके बाद उसका दर्शन ही दुर्लभ हो जाए। एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं ध्यान आपका दिलाना चाहूंगा संतोष जी, आप बड़े ही सेंसिटिव एंकर हैं। देखिए, महत्वपूर्ण पहलू यह है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एनडीए की सरकार की उपलब्धियां, मान्यवर नीतीश कुमार जी के 20 वर्षीय शासनकाल की उपलब्धियां। आप पूछते हैं कि महिलाएं क्यों वोट दे, जेएनजी क्यों वोट दे। देश का जेएनजी यह देख रहा है कि परीक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए केंद्र की एनडीए सरकार कितनी कमिटेड है। संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है और विपक्ष के पास चर्चा के लिए समय नहीं है, बार बार बाइकआउट। तो छात्रों के भविष्य से जुड़े इतने अहम विषय पर जब चर्चा के लिए आपके पास समय नहीं है, तो बांकीपुर का विकास क्या आप खाक कीजिएगा? बांकीपुर के लिए झूठे आंसू बहाने से के पीछे के मुखौटे को जनता अच्छी तरह से पहचान रही है। बिहार की माताएं और बहनें, देखिए, जीविका दीदियों के जरिए नीतीश कुमार जी ने और आज की सम्राट सरकार ने किस तरह महिलाओं का एम्पावरमेंट किया है, और जीविका दीदियों के जरिए बिहार में एक जो समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, बिहार में जो समानांतर, सुनिए ना, देखिए, अब इनको चुप कराइए थोड़ा, ये नहीं सुन पाएंगे, ये नहीं सुन पाएंगे। विकास की बातों पर ये बौखला जाएंगे। दुखती न, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। अभी तो मुझे डॉक्टर संजय जी की तरफ और सोनाली जी की तरफ जाना है। अंतिम, मैं अंतिम लाइन बोल रहा हूं, बस मुझे अंतिम लाइन बोलने दिया जाए संतोष बाबू। तो है क्या कि बिहार में महिला आरक्षण से लेकर बालिका साइकिल, बालिका पोशाक, महिलाओं मतलब कि बच्चियों को पढ़ने लिखने के लिए, जब पढ़ लिख जाए तो उनके रोजगार के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। अरे इनको म्यूट कर दीजिए ना, ये म्यूट कर दीजिए, राजद वालों का पुराना संस्कार है, ये बाज नहीं आएंगे। हाँ, तो एक तो की पढ़ाई लिखाई, दूसरा महिलाओं की सुरक्षा,
महिला सुरक्षा बिहार में एक सपना हुआ करता था और ये बिहार की एनडीए सरकार ने उसे धरती पर उतारा। तो बिहार की माताएं और बहनें, बिहार का युवा वर्ग एनडीए सरकार की नेक नियति से पूरी तरह वाकिफ है, एनडीए सरकार के विकासवादी रवैये से पूरी तरह वाकिफ है, और वह भूल के भी राष्ट्रीय जनता दल जैसे जातिवादी पार्टी को और जन सुराज जैसे लफ्फाज पार्टी को, एक ऐसे नेता के पीछे कभी नहीं जाएगी जिनके पास केवल शाब्दिक लफ्फाजी है, बौद्धिक तर्क है। 6 महीने पहले, 7 महीने पहले का आपका जो रिकॉर्ड है, बांकीपुर का रिपोर्ट कार्ड है, वो बहुत अच्छा नहीं है। 7,717 वोट और तकरीबन 5% वोट प्रतिशत। अगर बीजेपी का पिछले 6-7 महीने पहले जो चुनाव हुए उसका रिपोर्ट कार्ड देखें तो उनको 63.25% वोट मिला था और 58,299 वोट पड़े थे उनके पक्ष में। अगर आपको इस सीट पर, जैसा आप दावा कर रहे हैं कि आप इतिहास रच देंगे, 31 साल से जो बीजेपी इस सीट पर काबिज है उनको हटा देंगे इस सीट से, तो फासला बहुत लंबा तय करना पड़ेगा। ऐसा आपने 20-25 दिनों में बांकीपुर में क्या चमत्कार किया कि लोग आपकी तरफ आपको वोट करने पहुंच जाएं? जी, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी, बट सबसे पहले मैं यहाँ पे चंद बातें कहना चाहती हूँ। उन्होंने, हमारे 2 पैनलिस्ट ने, एनडीए के स्पोक्स पर्सन ने जो भी बातें कही, उसमें से बस मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगी कि हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की, बाकी सारी बातें अपने आधारहीन कही, आधार के बिना बातें कही। बस सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि जनता उस व्यक्ति को चुनेगा जो जनता के बीच रहे, जनता की बात समझे, जनता के प्रॉब्लम्स को समझे। और मुझे लगता है कि यही जनसुराज को सबसे अलग बनाता है। जिस ढंग से जनसुराज पिछले कुछ महीनों से, 3-4 महीनों से वहां सक्रिय रहा है और जिस ढंग से हमने वहां के प्रॉब्लम्स को, मुद्दों को उठाया है और जनता ने हमारा साथ दिया है और उन उठाने से ही उन प्रॉब्लम्स का समाधान हुआ, ये बताता है कि जमीन पे ना सत्ता में रहते हुए, न विपक्ष में रहते हुए हमने जो काम कर दिखाया है, आप 30 साल से वहां रहते हुए भी वो काम नहीं कर पाए। और रही बात यहाँ पे कि वो बांकीपुर के हैं और बांकीपुर के निवासी हैं नीरज कुमार जी, तो ये बात अगर बार बार कही जा रही है, आपने क्या विकास किया? अगर आपने जी अगर आपने देखा होगा जनसुराज की शक्ति संघर्ष वाहिनी टीम को, वो हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड में घूम घूम के समस्याओं को दिखा रही थी और लोग वहां पे आके पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जब ये समस्याएं लोगों की नजर में आने लगी, बीजेपी की नजर में आने लगी, सिस्टम की नजर में आने लगी, अगले ही दिन मैनहोल का ढक्कन बंद हो जाता है, अगले दिन सड़क बन जाती है, अगले दिन नालियों का पानी डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये छोटी समस्याएं हैं, ये छोटी समस्याएं जो कि सालों पहले सॉल्व की जा सकती थी, लेकिन इन्हें नहीं सॉल्व किया गया। आप कह रहे हैं कि 31 सालों से वो कुछ नहीं हुआ जो आपने 20 दिन 22 दिन में कर दिया। तो जब आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने कर दिया को, हाँ जी बिल्कुल, हमारे इस मुद्दों को हाईलाइट करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। और दूसरी बात यहाँ पे ये मैं कह रहा था, बाकी जगह पर बिहार में आप इन मुद्दों को हाईलाइट कर लीजिए या वहीं पर ये मुद्दे हाईलाइट होंगे जहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे बांकीपुर में चुनाव, तभी ये मुद्दे वहां रहेंगे, लेकिन ये समस्या पूरे बिहार में है। और ये हर जब चुनाव आएगा या फिर जिसे हैं, अभी हम बता रहे हैं लोगों को, लोग हमारे साथ दे रहे हैं और जिस ढंग से हमने उस समस्याओं का समाधान किया है, लोग हम पे विश्वास दिखा रहे हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, जिस ढंग से विकास की गिनती गिनाई गई यहाँ पे, मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि ये बिल्कुल ऐसा है कि आप दिन को रात कह दीजिए तो इससे सूरज नहीं डूबता, बल्कि आपकी विश्वसनीयता डूबती है। जितने साल से नितिन नवीन जी हमारे वहां पे विधायक बन के रहे, उनके पास 140 करोड़ का राशि दी गई एमएलए फंड के नाम पे, लेकिन अगर उस फंड को आप कंपेयर करते हैं जमीनी विकास से, तो आपको उस अनुपात में विकास नजर नहीं आता है। और शायद इसीलिए आज उन्हें राज्यसभा का सेशन छोड़ के, मानसून सेशन सत्र छोड़ के, जो कि वहां बांकीपुर की बात कर सकते थे, बांकीपुर के विकास की बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि मैं सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आके डोर टू डोर कैंपेन करूंगा, अपने वोटर्स को मनाने का प्रयास करूंगा जो मुझसे विश्वास खोते जा रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। और हमारे बाकी नेता भी, जो हमारे इनके जो 40 स्टार प्रचारक हैं, जिन्होंने बिहार का 5 दिन का मानसून सेशन था, उसमें से हमारे 15 एमएलए प्रचार कर रहे थे, हमारे सीएम प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने वहां पे भी अगर विधानसभा में भी प्रेजेंट रहना, उसके बाद 2 घंटे कम से कम आपको, तो यहाँ पे ये चीज हुई है। तो ये तो उन्होंने कहा था ना। आपका सवाल दोहराना होगा। ये मुख्यमंत्री ने अपने जितने भी विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, 6000 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर होने का दावा बीजेपी की ओर से किया जाता है, जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, ये उन्होंने सबको टास्क दिया था
कि आपको विधानसभा में भी मौजूद रहना और उसके बाद 2 घंटे बांकीपुर में जाकर लोगों से मिलना है। ये बीजेपी की रणनीति है, अपनी चुनाव वो ऐसे ही लड़ती है। आप इसमें पहली बार इतनी चौंक क्यों जा रही हैं? जो एमपी बिहार में प्रचार कर रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो क्या पार्लियामेंट का सेशन भी अटेंड कर रहे हैं और बिहार में प्रचार भी कर रहे हैं? तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी का ट्रेंड ये बेसिकली रहा है कि अपने दायित्व से भागना और अपना काम नहीं करना, और अपना काम नहीं करके जो चीजें होती है उसे प्रचार से कवर करना, जो अभी बीजेपी कर रही है। अगर शायद उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में काम किया होता, नाली गली सड़कों को बनवाया होता, तो ये शायद चीजें इतना प्रचार नहीं करना पड़ता इन्हें। ठीक, मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूँ। और जितनी चीजें गिनाई जाती है, मरीन ड्राइव गिनाए जाते हैं, मंदिरी रोड गिनाया जाता है, जो भी, तो यहाँ पे ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि मरीन ड्राइव बिहार सरकार द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स होते हैं, नेशनल हाईवे द्वारा प्रोजेक्ट्स बनाए गए होते हैं। आप एक सरकार के अंतर्गत या फिर एक विधायक अंतर्गत उसकी गिनती नहीं कर सकते। उस पर्टिकुलर एरिया में उस एमएलए ने क्या क्या विकास किया, लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। सोनाली जी, और सबसे बड़ी बात, चुनाव लड़ रही है वहां पर, और बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर पहले नितिन नवीन वहां से लड़ा करते थे और अब वहां से नीरज सिन्हा जी लड़ रहे हैं। और जब कोई भी किसी झंडे के नीचे जब वहां पर चुनाव लड़ता है तो वो अपनी पार्टी के कामों को गिनाता है कि हमने ये किया है, हम ये करेंगे। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। खैर, मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, तो ये बात समझने की है कि आप पूरे भारत का काम या पूरे बिहार का काम, जिसकी क्वालिटी ऑलरेडी बहुत खराब है, जिसकी गुणवत्ता ऑलरेडी बहुत खराब है, रोड सड़क ब्रिजेस की आप बात करते हैं, उसको आप एक चुनाव से, बाई इलेक्शन से नहीं जोड़ सकते। क्योंकि एक जब हम लोकल नेता का चुनाव होता है, वो उस एरिया के नेता का चुनाव होता है। तो यहाँ पे आप पूरे बिहार की बात करें, इसका कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे अगर आप पूरे भारत की बात करें या पूरे पार्टी के काम की बात करें, यहाँ कोई सेंस नहीं बनता। और अगर उसका भी हम समीक्षा करने जाएं तो आपको यहाँ पे आपकी गुणवत्ता हर काम में कितनी खराब रही है, ये हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं। ये आप गुणवत्ता पर सवाल उठा सकते हैं। मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, बांकीपुर पर आपका विश्लेषण क्या है? चूंकि आपने जितने भी मेन कैंडिडेट हैं, हालांकि वहां से 25 उम्मीदवार हैं और एक जो बूथ होगा वहां पर 2 ईवीएम लगानी पड़ेंगी, क्योंकि एक ईवीएम में 16 ही वो खांचे होते हैं जिस पर आप बटन दबा सकते हैं। यानी कि एक जगह पर 2 ईवीएम होंगी, 25 उम्मीदवार, 3 महत्वपूर्ण उम्मीदवार माने जा रहे हैं। आपका विश्लेषण क्या है बांकीपुर को लेकर? जैसा बीजेपी दावा कर रही है, 31 सालों से उनका जो किला है वो इस बार भी बरकरार रहेगा। आरजेडी जो बदलाव की बात कर रही है, प्रशांत किशोर पर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने वहां पर अपनी सक्रियता भी दिखाई है। प्रशांत किशोर कितना जादू कर पाएंगे? देखिए, ईवीएम भी 2 रहेंगे, वीवीपैट नहीं रहेंगे, और जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो सब मौजूद रहे। तो एक ब्रॉड लाइन खिंचा ही, लेकिन जहां से आपने शुरुआत की थी, विकास वर्सेस बदलाव, बांकीपुर के जनता का मूड क्या है? बिहार परिणाम आने के बाद जब सरकार बन गई एनडीए की, इसके बाद बांकीपुर का चुनाव पहला लिटमस टेस्ट होगा। और इस लिटमस टेस्ट में चीजें स्पष्ट होगी कि जनता विकास के साथ, या जो ट्रेडिशनली जहां वो जुड़ी हुई है वहीं खड़ी रहती है, या बदलाव के तरफ जाती है। 2 वर्ग के मतदाताओं के तरफ आपने जिक्र किया। मैं एक तीसरी बात भी कहूंगा। एक आपने कहा युवा मतदाता, एक आपने कहा महिला मतदाता। जो युवा मतदाता हैं वो बड़े निर्णायक इस बार होंगे। वो 18 से 29 वर्ष के हैं। 1,10,000 का जो आपने आंकड़ा दिया है, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही होगा। और 1,80,000 महिला मतदाता हैं जो साइलेंट मानी जाती हैं। वो बहुत वोकल नहीं होती हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होती हैं, लेकिन वो मन बना लेती है कि मुझे कहाँ रहनी है, किसके साथ खड़ी होनी है। तो बांकीपुर का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होगा। और एक तीसरा वोटर भी होता है, जो फ्लोटिंग वोटर जिसको हम लोग कहते हैं। अंतिम समय में वो वोटर मन बनाता है मुझे किसके साथ खड़ी हो जानी है। 2020 में बांकीपुर का जब चुनाव हुआ था, 1,39,000 वोट पोल हुए थे। और उसके बाद जो हुआ, जो 25 में हुआ, 1,56,000, 41% का आंकड़ा बता रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखते हैं, अगर बड़ी संख्या में युवा निकलते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं निकलती हैं, बड़ी संख्या में इस बार फ्लोटिंग वोटर निकलते हैं, जिस बदलाव की तरफ आपने इशारा किया, जो न्यूट्रल होते हैं और वो बेहतर समझते हैं, छोड़ो हमें क्या लेना देना है, कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी।
ये एक बड़ा निर्णायक लड़ाई हुई और वो बड़े साइलेंट होते हैं। चुनाव के अंतिम समय तक भी उनको जज करना या उनसे कोई ये ले लेना कि वो क्या पसंद करते हैं बड़ा मुश्किल होता है। तो बांकीपुर का चुनाव जो 3-4 मुद्दे हैं, क्या युवा इस बार निर्णायक भूमिका में होंगे? क्या साइलेंट वोटर जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में इस बार निकलेगी? क्या जो बांकीपुर के मुद्दे हैं जिसके तरफ इशारा किया जा रहा था, सड़क और ट्रैफिक और सुरक्षा, रोजगार, व्यवसायियों का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, ये मुद्दे होंगे? तो क्या बांकीपुर का चुनाव इस बार इशू बेस्ड चुनाव होगा? कहा जाता है ना कि बांकीपुर में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बिल्कुल प्रबुद्ध है, उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं, वो जज कर लेती है मुझे कहाँ खड़ी रहनी है, किसके साथ खड़ी होनी है और अस्थायित्व कहाँ है। नितिन नवीन जी ने कहा था ना कि मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं लेकिन विकास का संकल्प मेरे साथ जुड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार जो भी हो लेकिन आप मान करके चलिए कि नितिन नवीन की ही ये सीट मान करके आप मेरी मदद कीजिए। प्रशांत किशोर बदलाव की बात कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं कि बांकीपुर लिटमस टेस्ट होगा और इस लिटमस टेस्ट में अगर आपने एक निर्णायक भूमिका में अपने को साबित किया कि बांकीपुर का एक मैसेजिंग करना है इसके माध्यम से, तो सरकार इससे संतुलित होगी, सरकार पर अंकुश लगेगा। आरजेडी अपने तरीके से हुंकार भर रही है, हमारी उम्मीदवार महिला है और वो उम्मीदवार के साथ चूंकि वो रनर तो रही ही है तो रनर को क्यों ना विनर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो निर्णय जनता को करनी है, लेकिन हम लोग अलग अलग खंड में बांट करके इसको न देख करके देखें कि युवाओं का मन मिजाज क्या है, उनका मूड क्या है। महिलाएं जो साइलेंट हैं वो महिलाओं ने कहां पर अपने को बेहतर समझा? क्या ये सरकार के साथ खड़ी दिखेगी कल? जो सरकार दावा करती है अभी छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है, सुरक्षा की बात की जा रही थी। अगर मान लीजिए यहाँ पर कमल खिलता आया है और कमल खिल जाए, तो जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि यूथ इस समय बीजेपी से नाराज है, जेनजी बीजेपी से नाराज है, वो क्या ध्वस्त हो जाएगा? देखिए, राजनीति में मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे, बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और उसी गोरखपुर में जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी उस सीट पर जीत गई थी। आप उसको बेहतर समझते होंगे। जनता के मूड को और जनता के मिजाज को कोई एक आप खांचे में रह करके नहीं बांध सकते हैं कि जनता क्या चाहती है। बिल्कुल अभी तो जेनजी जो है वो 1,10,000 मतदाता जिसकी बात आप कर रहे हैं, अगर वो बड़ी संख्या में निकला और उन्होंने इशू को चुना, वो इशू किसी के साथ हो सकता है, वो बीजेपी के साथ भी हो सकता है कि ये सरकार हमें अस्थायित्व देगी, ये सरकार हमारे बेहतरी के लिए काम करेगी। आरजेडी पर भी भरोसा कर सकता है वो जेनजी, और बदलाव के जो वाहक हैं जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि हम ही ड्रास्टिक चेंज लाएंगे सोसाइटी में, उन पर भी भरोसा कर सकता है जेनजी। तो जेनजी का कल मूड क्या होगा, कितनी संख्या में युवा निकलेंगे, कल शाम में हम लोग बात कर लेंगे कि युवा मतदाता कितनी संख्या में निकले, महिलाएं कितनी निकली। प्रेम रंजन पटेल जी की तरफ जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले सोनाली जी कुछ कहना चाह रही हैं, आप अपनी बात कह लीजिएगा, उसके बाद प्रेम रंजन पटेल जी आपके पास आ। सोनाली जी, आपने क्वेश्चन में ही पूछा था कि 6 महीने पहले या 7 महीने पहले हमारे वोट की जो परसेंटेज रही थी, आपने उसकी बात कही थी। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि आज से 7 महीने पहले बीजेपी को जिस ढंग का सपोर्ट बिहार में मिलता आ रहा है, और आज 6-7 दिन पहले की ही बात आप कर ले जब बीजेपी को विरोध झेलना पड़ रहा है बिहार में, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो जो चीजें आप 7 महीने की पहले की कोट कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझसे कोसों आगे बढ़ चुके हैं। और जिस ढंग का बीजेपी ने विरोध झेला है, चाहे वो सीजेपी को लेके हो, चाहे वो स्टूडेंट को, बिहार में, और जिस ढंग का रुख बिहार के प्रशासन ने अपनाया स्टूडेंट्स के प्रति, ये पूरी बिहार की जनता ने देखा है। इससे पूरा स्टूडेंट वर्ग ही नहीं, पूरा बिहार का हर एक वोटर जो वोटर नहीं है वो भी इससे आहत है। तो जिस ढंग से आप ओरिजिनल वॉइसेस को दबाने का प्रयास किया है आज तक आपने, वो जनता देख रही है। और जिस ढंग से आपने अभी भी जो बांकीपुर की तुलना नर्क से की जा सकती है, उसको आप विकास बता रहे हैं। मैं सीधी सी बात एक कहना चाहती हूँ, जिस ढंग से पूरा स्वच्छ भारत कागजों पे है, जमीन पे नहीं, उसी प्रकार पूरा पटना स्मार्ट सिटी कागजों पे है, जमीन पे नहीं, और उसी प्रकार का विकास आप क्लेम कर रहे हैं बांकीपुर में। वहां की जनता हर दिन उसको फेस कर रही है, उससे जूझ रही है, और उस पर ही वोट होगा, क्योंकि एमएलए का चुनाव लोकल समस्याओं के लिए होता है। आप
आपके पास इतने दिन समय रहने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद और सरकार का समर्थन होने के बावजूद और मंत्री का पद होने के बावजूद भी आपने उन समस्याओं का निवारण नहीं किया, तो मुझे लगता है कि जनता आपको अब आपका मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं चुनेगी। अब जनता अपने लिए अपने आप को चुनेगी, अपने नेता को चुनेगी। संतोष जी, सबसे पहले तो ये चुनाव कोई पार्टी जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है। ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है लंबे समय से। नितिन नवीन जी, उसके पहले उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीतती थी, यहां के लोगों का समर्थन मिलता रहता था जो है। तो इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बाकी जो पार्टियां हैं वो आपस में लड़ रही है दोनों कि कौन जो है आगे भविष्य में विरोध की पक्ष की राजनीति करेगा। इसलिए कि तेजस्वी अब विरोध की राजनीति का भी जो है अब वो अपना धीरे धीरे जो है प्रभाव खोते जा रहे हैं। अभी चले गए, विधानसभा का सत्र चल रहा था, यहां बांकीपुर का चुनाव हो रहा था और वो चले गए छोड़ करके यूरोप पे लंबे समय तक। तो अब जो है बिहार की जनता का भरोसा उनके ऊपर से समाप्त हो गया और उस जगह को, खाली जगह को भरने के लिए प्रशांत किशोर संघर्ष कर रहे हैं। जमानत बचा पाएंगे दोनों पार्टियों में से? कौन जमानत बचाएगा, कौन दूसरे नंबर पर रहेगा, इसकी लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। वहां जीतने के लिए कोई पार्टियां नहीं लड़ी जा रही। और जहां तक आपने कहा जैन जी का, अभी जो बिहार में बंद हुआ था वो कोई जो है छात्र आंदोलन के या छात्र लोगों का जो है वो बंद नहीं था। वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी, माले, उनके जो छात्र राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके जो छात्र यूनियन है, उन लोगों ने बंद किया था। और उस बंद के माध्यम से असामाजिक तत्वों का जो है किस प्रकार से हंगामा किया गया, किस प्रकार से प्रशासन के ऊपर लाठियां चलाई गई, किस ईंट पत्थर फेंके गए, किस प्रकार से बम चलाए गए, पूरी तरह से अव्यवस्था फैलाने की सरकार जो बिहार के अंदर में काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने जिस कड़ी को खड़ा किया है विकास के जो ऐसे पैमाने को, बार-बार एक सवाल आगे जब एनडीए की सरकार बढ़ा रही है, बांकीपुर में बहुत लेट प्रचार करने आए, करना ये लोग चाहते हैं, उसका नुकसान नहीं होगा क्या? नहीं है, इसलिए जो है ये लोग चाहते हैं। इसलिए बहुत ही समझदार जनता है बांकीपुर की। बांकीपुर की जनता केवल विधानसभा को नहीं, पढ़े लिखे हैं, होशियार है। संतोष जी आश्चर्य लगता है, यह कोई मुद्दा है क्या? बिहार को कैसे विकास के रास्ते पर तो है चल रही है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसको और कैसे मजबूत करना है, उसको कैसे सशक्त करना है और वो विकास की गति इसी प्रकार से चलती है, इसके लिए वो वोट करने वाले हैं। इसलिए हर समाज के हर वर्ग का जो है इसमें उसके बाद बेचैनी हुई तेजस्वी माने इन लोगों के सामने तेजस्वी जी के अलावा कुछ है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जब वो अपने विधायक, अपने सांसद वहां पर उतारे हुए हैं, वहां पर विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वहां पर लीडर नजर नहीं आए, तेजस्वी यादव खुद नजर नहीं आए। ऐसे में आपकी एकता और आपके चुनाव लड़ने की मंशा पर सवाल उठ रहा है। प्रेमरंजन जी ठीक है, हो गई आपकी बात, चित्रंजन जी को भी सुन लें, बीच में इंटरप्ट नहीं है। प्रेमरंजन जी बीच में इंटरप्ट नहीं, जो है बिहार की जनता बाहर कर देगी। उसके लिए जो है बचाइए कि कैसे संजीव मुखिया जो माफिया का सबसे सरदार, उसको जो सीबीआई क्लीन चिट दे दिया। और आप नौजवानों की बात करते हैं, नौजवानों के बारे में इतना घटिया आपका संबोधन, इतना घटिया, अब उसके बारे में विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ आपकी जो सब भाजपा की एमपी कौन कंगना, कौन अंगना, उन महिलाओं के बारे में क्या बोलती है, आप जो है सो नौजवानों के बारे में क्या बोलते हैं, और उसके बाद अपेक्षा रखते हैं कि महिला आपको वोट देगी, आप अपेक्षा रखते हैं कि नौजवान आपको वोट देगा। बदनाम मत खरीदने का काम किए, द्वारा बम फेंक करके, पत्थर चला करके, लाठियां बीच में नहीं, समय बहुत समस्याओं से वे जूझ रहे हैं। आज उनके भविष्य के बांकीपुर में अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, उन छात्रों के निकलना मुश्किल है लोगों को घर के बाहर। मैं नवल जी की तरफ जा रहा हूं, आवाज दोनों की डाउन रखिएगा। नवल जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट बांकीपुर को लेकर, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है, थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा, 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। मैं नवल जी जी बोलिए, सवाल है क्या संतोष जी, बताइए।
बांकीपुर में क्या सवाल अब है आप, आपका? चूंकि ये तो प्रेम रंजन जी ने कह ही दिया कि पहले नंबर पर बीजेपी रहने वाली है, लड़ाई चल रही है दूसरे और तीसरे पर, प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं? थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा, 1 मिनट है आपके पास। कोई प्रतिद्वंदी नहीं है संतोष जी, आप भी बात को बढ़िया से समझते हैं। बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए उम्मीदवार की जीत होने जा रही है और यह बात बिल्कुल सही है कि दूसरे नंबर पर आने के लिए जनसुराज और राष्ट्रीय जनता दल के बीच मारामारी हो रही है। बस मैं एक बात और कहना चाहूंगा संतोष जी, एक जो झूठ फैलाया जा रहा है जनसुराज के द्वारा कि ये जनमत संग्रह है, रेफरेंडम है, तो चलिए कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि ये रेफरेंडम है, तो अगर आपकी चुनाव में हार होती है तो क्या आप मानते हैं कि बिहार की जनता ने आपको ठुकरा दिया और आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे? एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि अभी जनसुराज की प्रवक्ता बोल रही थी, देखिए राजनीति में भाषाई व्यवहार का बड़ा महत्व होता है संतोष जी। लोग देख रहे हैं, बांकीपुर के लोग देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी सिटिंग सीएम के लिए तुम तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई जब जीत जाएंगे और हम लोग उनके पास काम के लिए जाएंगे तो प्रशांत किशोर हम लोगों से कैसा व्यवहार करेंगे? और तीसरा विषय ये कि एनडीए का उम्मीदवार बाकी जीतेगा तो बांकीपुर के लिए क्या करेगा? देखिए आपके स्क्रीन पर बिग ब्रेकिंग चल रहा है कि बिहार में TRE4 की बहाली निकल गई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए 23,498 करोड़ रुपया का एलोकेशन हो चुका है। तो सीधा मतलब है कि एनडीए मतलब विकास, बांकीपुर का विकास दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे। यह बांकीपुर की जनता ने मान लिया है, इसीलिए नीरज जी की जीत उसके बाद आपका रिएक्शन ले लूंगा मैं। सोनाली जी जी, कितने वोटर को कौन सी पार्टी निकाल पाती है, कल कितने वोटर निकल पाते हैं, इससे कल के ये को परिणाम के बारे में कोई निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। रह गई बात अस्थायित्व, विकास एक बड़ा मुद्दा है। क्या एनडीए कनेक्ट कर पाई वोटर को कि हाँ हम विकास और स्थायित्व को लेकर के सतत निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे, जिसके बारे में एनडीए दावा कर रही है। वहीं बदलाव की बात करने वाले लोग कह रहे हैं कि जब आपके मुद्दे अनुत्तरित रह जाते हैं तो आपके सवालों को लेकर के मैं मजबूती के साथ सवाल उठाऊंगा। सवाल जाकर के वहीं रुकता है कि ये जो जेनजी की बात कर रहे हैं, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैंने फ्लोटिंग वोटर को बोलते हुए इस बार मैंने सुना, जो बोलते नहीं थे। क्या ये केवल बोल रहे हैं पार्कों में, या वो कल निकल करके मतदान केंद्र तक भी जाएंगे और वो अपना, ठीक है जिनके पक्ष में भी उनको निर्णय देनी है, वो ईवीएम दबानी है, वो दबाएं। तो कल की जो तस्वीर होगी उसमें एक बांकीपुर की जो तस्वीर होगी वो बिहार का एक ब्लूप्रिंट होगा। ठीक, इसी पॉइंट पर मैं जरा सोनाली जी का एक रिएक्शन ले लूं छोटा सा। सोनाली जी, अभी नवल शर्मा जी ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर के साथ अगर आप वो चुनाव नहीं जीत पाते उनके चेहरे पर भी, तो क्या राजनीति से इस बार संन्यास लेंगे? 30 सेकंड आपके पास। बिल्कुल नहीं, इनका रेफरेंडम क्यों बता रहे हैं? पूछिए जरा, रेफरेंडम क्यों बोलते हैं प्रधान? इनको चाहिए कि बिना जनमत संग्रह किस लिए? नहीं, बीजेपी या एनडीए ये चाहती है, जो बातें ये कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, ये चाहते हैं कि वन नेशन वन पार्टी हो जाए, वन स्टेट वन पार्टी हो जाए, इनके विरोध में भी कोई ना रहे, इनसे कोई प्रश्न भी ना पूछे। और जिस ढंग की भाषा की बात कर रहे थे ये, मुझे लगता है ये बात किसी से नहीं छिपी हुई कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाषा का प्रयोग करते हैं। शुक्रिया। और बांकीपुर का रण अब दिलचस्प होता जा रहा है, कुछ ही घंटे बचे हैं। सुबह 7 बजे से वहां पर मतदान शुरू हो जाएगा, शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पिछली बार 41% मतदान हुआ है, तो इस बार न्यूज 18 बिहार झारखंड अपने मतदाताओं से यह अपील कर रहा है कि बड़ी से बड़ी तादाद में आप घर से बाहर निकलिए, बांकीपुर में कम से कम 70% से ऊपर जाकर मतदान कीजिए और अपने चहेते उम्मीदवार को जिताइए।